Good morning, dear students. Last time we have started with chapter number 7, that is structural organization in animals. In that first lecture, we have started with the epithelial cells, epithelial tissue, and we are still continuing with the epithelial tissue. So, dear students, आज हम शुरू करने वाले हैं glandular epithelium से. Now, first of all, what do you mean by gland? So glands are the structures which are present in our body, which are able to secrete some chemical compounds. तो glands ऐसे structures हैं जो कुछ ना कुछ secrete out करते रहते हैं, okay? कुछ secretions करते रहते हैं और ये variety बहुत बड़ी है, different type के biochemicals ये secrete करते रहते हैं. तो for secretion they are meant, और ऐसे ही कुछ एपिथेलियल सेल भी मॉडिफाई होते हैं जो ग्लैंड के जैसे काम करते हैं. दे आर ऑफ टू टाइप्स. ऐसे जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है उसके दो टाइप्स हैं. नंबर 1 यूनिसेल्युलर. तो यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, उसका मतलब क्या है? सो यूनिसेल्युलर का मतलब होता है सिंगल सेल. सो इट कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स. ओके, तो एक सेल जो है वो ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे कि यहाँ पे ये पूरा एपिथेलियम है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इवन यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इट इज कॉलमनर एपिथेलियम. आप देख सकते हैं, ओके, कॉलम जैसे सेल्स हैं. बट इन दैट कॉलमनर एपिथेलियम इवन यू कैन सी दिस एनलार्ज्ड सेल. ये भी आप देख सकते हैं, पूरा एनलार्ज हो गया ये सेल. इस सेल को भी आप देख सकते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं. तो ये एनलार्ज हो चुके हैं, मतलब मॉडिफाई हो चुके हैं. ओके, और ये ग्लैंड के जैसे काम करेंगे. इसमें से कुछ सिक्रीट आउट होने वाला है जो बॉडी के लिए हेल्पफुल होने वाला है. फॉर एग्जांपल, ऐसा यूनिसेल्युलर अगर कोई ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल है, उसका एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं which are also secreting some digestive juices. Okay, so that is an example of the unicellular glands. Okay, multicellular मतलब more than one cells are engaged in the same activity. So it consists of cluster of the cells. Okay, मतलब बहुत सारे सेल ग्लैंडुलर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं and they are secreting something. तो जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया गया है द सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारी बक्कल कैविटी में, हमारे माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ओके, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ग्लैंड. तो उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे सेल्स, ये सभी सेल जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं सिक्रेटरी सेल्स में, मतलब ये सिक्रेट करने वाले. और सलाइवरी ग्लैंड में से क्या सिक्रेट होता है सभी को पता है, दैट इज सलाइवा. और सलाइवा में इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो हमें डाइजेशन में help करते हैं. Okay, these are the first enzymes which are utilized for digestion of the food material. Okay, so that is salivary gland. Okay, तो unicellular and multicellular दो तरह के glandular cells रहते हैं. Modification of the epithelium. Now एक और भी क्लासिफिकेशन है. नंबर ऑफ सेल के हिसाब से तो हमने क्लासिफिकेशन देखा, but on the basis on mode of pouring of their secretions, glands are of two types. pouring का मतलब जो secretion हो रहा है वो कैसे हो रहा है, mode of secretion क्या है, ओके, उसके हिसाब से भी glands के दो टाइप होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी चल रहे हैं. ओके, नंबर 1 यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. एक्सो मतलब आउटसाइड, क्राइन ग्लैंड्स. They release secretions through ducts which are called tubes. Okay, तो जो exocrine glands हैं वो कुछ मटेरियल जो secrete out कर रहे हैं, so they are secreting this material through ducts. Okay, ducts का मतलब होता है tubes. Okay, तो tubes उनके पास होते हैं और उसके थ्रू ये secrete out करते रहते हैं. तो exocrine glands secrete mucus, saliva,
ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, और ऐसे कुछ और भी मटेरियल्स हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, they are releasing some important compounds, okay, in our body through ducts, और इसीलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्टेड ग्लैंड्स भी बोला जाता है, डक्टेड ग्लैंड्स। ओके, क्योंकि इनके पास डक्ट्स है, ट्यूब्स है, और इनका सिक्रीशन का वैरायटी और रेंज आप देख सकते हैं, म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, एंजाइम्स, बहुत रेंज है इनके पास। लेकिन उसके ठीक सामने जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, दोज आर डक्टलेस, मतलब उनके पास ट्यूब्स नहीं है। अब समझना पड़ेगा कि ट्यूब नहीं है तो सीक्रेट कैसे करते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसके पास डक्ट्स है, तो एक ट्यूब में से कैसे लिक्विड निकलता है, ओके, ऐसे ही एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। लेकिन अब ऑपोजिट टू दैट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नॉट हैविंग डक्ट्स, दे आर नॉट हैविंग ट्यूब्स। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो एक्चुअली जो स्पॉन्ज होता है ना, उसके जैसे सोक्ड हुए होते हैं। ओके, दे आर जस्ट सोक्ड इनटू देयर सिक्रीशन। ओके, उसमें ही वो सोक्ड हुए हैं। ओके, मतलब एक स्पॉन्जी मटेरियल पानी में जैसे हम भिगाते हैं, फिर क्या होता है, उसको स्क्वीज करते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ही हैं कि जिनके पास डक्ट्स नहीं है, ट्यूब्स नहीं है, लेकिन वो अपने सिक्रीशन को अपने में ही ऐसे एब्जॉर्ब करके रख रहे हैं, और विथ दैट दे आर स्क्वीजिंग देयर मटेरियल, दे आर स्क्वीजिंग देयर सिक्रीशन। तो वो क्या सिक्रीट करते हैं, क्या है उनका प्रोडक्ट? तो यू कैन सी दे प्रोड्यूस हार्मोन्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड की वैरायटी बहुत सारी है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड एक ही तरह के केमिकल कंपाउंड सिक्रेट करते हैं, दोज आर हार्मोन्स। अपना जो लास्ट चैप्टर इस 11 साइंस का होने वाला है, दैट इज टोटली डेडिकेटेड टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और सभी तरह के हार्मोन्स के बारे में हम डिटेल में वहां पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको स्वेट ग्लैंड बताए हैं। ओके, विच आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ओके, स्किन के नीचे ही होते हैं स्वेट ग्लैंड, और वहां से स्वेटिंग प्रोसेस शुरू होती है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं सिंपल एपिथेलियम, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पर्टिकुलरली कंपाउंड एपिथेलियम। तो कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब ऑलरेडी क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टी लेयर सेल। मतलब जो एपिथेलियल है वो एक से ज्यादा लेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, सिंपल एपिथेलियम में ऐसा नहीं था। ओके, यू कैन सी नाउ it has limited role in secretion and absorption. ओके, मतलब ऑब्वियस है, जो सिंपल एपिथेलियम है वो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन कर सकता है बिकॉज ऑफ द सिंगल लेयर। लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड एपिथेलियम है, इट कैन नॉट हैव वास्ट टाइप ऑफ द वर्क इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, क्यों? इतने सारे लेयर्स में अगर आप सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करना चाहोगे तो इट इज नॉट बीइंग फिजिबल फॉर अ टिश्यू। तो फिर इनका रोल कहाँ पे है? सो दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, moist surface of the buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of the salivary glands and pancreatic ducts। तो ये क्या करते हैं? तो इनका मेन काम है रैपिंग का। ओके, और वो भी क्यों होता है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, moist surface of the buccal cavity, pharynx, inner lining of the ducts of the salivary glands and pancreatic ducts। ओके, फंक्शंस क्या है इसके? अगर लिमिटेड फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, तो फिर इसके एक्चुअल फंक्शंस क्या है? तो इट प्रोटेक्ट्स अगेन केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ओके, तो कंपाउंड एपिथेलियम है वो आपको बचाता है फ्रॉम केमिकल एंड मैकेनिकल डैमेज।
तो ये सभी लोकेशंस आप देखिए, ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन इज एक्सपोज्ड टू द एनवायरमेंट, तो वहां पे केमिकल या मैकेनिकल स्ट्रेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सपोज एसिड वगैरह कुछ गिर गया स्किन के ऊपर, अगर सिंगल लेयर वाला सिंपल एपिथेलियम होता तो क्या हालत होती, अपने वेन्स और नीचे जो मसल्स वगैरह है वहां तक डैमेज क्विकली हो जाता। लेकिन बिकॉज ऑफ द कंपाउंड एपिथेलियम दे आर हैविंग मल्टीपल लेयर्स, और इन मल्टीपल लेयर्स की वजह से इतना क्विकली वहां पे आपको टाइम मिलता है उससे बचने के लिए। बकल कैविटी, माउथ, कुछ गर्म ज्यादा खा लिया, ओके, तो ऑब्वियसली बकल कैविटी की जो टिश्यू है वो डैमेज होने के चांसेस है। फेरिनिक्स में भी यही है, क्योंकि ठीक बकल कैविटी के बाद फेरिनिक्स है यहाँ पे जो दिख रहा है पीछे, राइट। इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड भी माउथ में ही है, तो वहां पे भी कुछ ज्यादा गर्म या कुछ ऐसा केमिकल और कुछ आ गया, ओके, जिससे वो पूरा टिश्यू जल सकता है, ओके, उससे बचाने का काम करता है। इवन नॉट ओनली द केमिकल अटैक बट द मैकेनिकल स्ट्रेस इवन, राइट। पैनक्रियाटिक डक्ट्स जो है, ओके, तो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन है वो एसिडिक है और हाईली एसिडिक है, वो डाइजेस्ट कर लेता है सभी फूड को, और इवन किसी को वहां पे सरवाइव नहीं होने देगा, ओके, पैथोजन वगैरह भी वहां पे किल हो जाएगा, इतना एसिडिक है। तो फिर हमारे बॉडी के जो टिश्यू है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां पे क्यों डैमेज नहीं होता है, तो उसमें एक कंपाउंड एपिथेलियम का भी रोल है बिकॉज ऑफ द मल्टी लेयर्स, ओके। Fine. Now cell junctions. Okay, so we have completed with the types of the epithelial. लेकिन ये epithelial tissue के बारे में हमने जब देखा, at that time you have seen that the cells are tightly packed. Okay, so tightly packed cell है तो obviously they are having some connection. Okay, so these are the junctions that provide structural and functional links between adjacent cells. Structural भी है और functional भी है, okay, not only to pack the cells tightly but they must have some role, okay, with respect to the cell's function, okay. So this type of the junctions are of three types, तीन तरह के ये junctions होते हैं, okay. Number one, tight junction, number two, adhering junction, and number three, gap junction, okay. टाइट जंक्शन, एदरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। अब आप देखिए यहाँ पे इस फिगर में आपको दिख रहा है टाइट जंक्शन, दिस इज द टाइट जंक्शन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टाइट जंक्शन, ओके, सी, सो इट हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। तो टाइट जंक्शन की वजह से क्या होगा, ओके, this is the tight junction made up of the actin filament, okay, you can see over here it is made up of the actin filaments, okay, actin filament is a part of the cytoskeleton, okay, और ये इतने टफ है कि किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे टू पास फ्रॉम द टिश्यू, के लीक नहीं होने देंगे टिश्यू के बीच में से किसी को भी, इसीलिए इसको बोला गया टाइट जंक्शन। दूसरा है दैट इज एडहेरिंग जंक्शन, ओके, तो ऑब्वियस है एडहेरिंग जंक्शन में आप क्या कह सकते हैं, एडहेरिंग, ओके, एडहेरिंग मतलब अडेयर करना, ज्वाइन करना, फिक्स करना, ओके, फिक्स करना, जस्ट लाइक एन एडेसिव, ओके, जस्ट लाइक एन एडेसिव। तो this adhering junctions are providing, they are performing, they perform the cementing to keep the neighboring cells together, okay, cementing करने का काम करते हैं, okay, cementing करने का काम, cementing करने का काम मतलब जैसे हम घर में टाइल्स के बीच में, दो टाइल्स के बीच में सीमेंटिंग करते हैं, ओके, वॉल में भी ब्रिक्स के बीच में सीमेंटिंग करते हैं, ओके। तो होता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस सीमेंटिंग, टाइट जंक्शन तो है टाइटली होल्ड करने के, लेकिन उसका मेन फंक्शन है लीकिंग को बचाना, ओके।
लेकिन एडहरिंग जंक्शन जो है वो सेल टू सेल जो है वो कनेक्टिविटी बना के रखता है, मतलब उसको दूसरे सेल को, नेबर सेल को अपने साथ फिक्स करवाने का काम करता है, जस्ट लाइक अ सीमेंटिंग मटेरियल। ओके, फिर गैप जंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप जंक्शंस, और गैप जंक्शंस में आप देखिए दो सेल के बीच में ब्रिज जैसा लग रहा है। ओके, देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। ओके, so you can see over here it facilitates the cells to communicate with each other by connecting cytoplasm of the adjoining cells. Okay, आप देख सकते हैं communication between the neighbor cells, okay, by connecting the cytoplasm of the adjoining cells for rapid transfer of the ions, small molecules and big molecules. सीधी बात है, नेबर्स हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई तो कम्युनिकेशन होता होगा। ओके, जैसे हम अपने नेबर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने घर में भी अगर कुछ चीज अच्छी खाने के लिए बनाई है तो वो अपने नेबर्स को भी हम खिलाते हैं, वैसे नेबर भी करता है। और एंड दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ओके, एक साथ रहना, राइट। तो यहाँ पे भी एक टिश्यू के ये पार्ट है ना, सो ऑब्वियसली दे हैव टू कम्युनिकेट। अगर किसी सेल को आयंस की जरूरत है तो नेबर सेल उसको प्रोवाइड करेगा, किसी सेल्स को कोई पर्टिकुलर हार्मोन की जरूरत है तो वो नेबर सेल प्रोवाइड कर सकता है। ओके, न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो वो भी नेबर सेल प्रोवाइड कर सकता है। ओके, इवन दूसरा सेल उसके नेबर सेल की वजह से ही सरवाइव रहता है। ओके, यहाँ तक ये प्रूव हो चुका है। अगर वो नेबर सेल को आप हटा दोगे तो फिर वो उसकी डेथ हो जाएगी, राइट। तो इतना उनके बीच में सिम्बायोसिस चल रहा है, राइट। तो रैपिड ट्रांसफर ऑफ द आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड बिग मॉलिक्यूल्स, उसके लिए ये गैप जंक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक और यहाँ पे जंक्शन जैसा आपको दिख रहा है, दोज आर कॉल्ड डेस्मोसोम्स। तो स्टूडेंट्स ये डेस्मोसोम्स जो हैं, ओके, दे आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स और इनका काम भी सीमेंटिंग का ही है। दे आर जॉइनिंग द सेल्स, ओके, दे आर जॉइनिंग द सेल्स विद ईच अदर। ओके, तो ये डेस्मोसोम्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, फाइन। और सेल्स, ऐसे सेल्स जिनको ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस है, जिनके ऊपर बर्डन ज्यादा है, मतलब स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस ज्यादा है, ऐसे सेल्स के पास डेस्मोसोम्स होते हैं जनरली। फिर एक आप देख रहे हैं टिश्यू का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो ग्रे कलर का लाइन दिख रहा है, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं कनेक्शंस है, क्योंकि सभी सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो है, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे अटैच रखना पड़ेगा ना। तो प्लेटफॉर्म पे अटैच करके रखने के लिए आप देख सकते हैं एक्टिन फिलामेंट के बने हुए या डेस्मोसोम के बने हुए यहाँ पे जंक्शंस आप देख सकते हैं, विच होल्ड द सेल्स टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो इसी वजह से पूरे टिश्यू का एक साइज डिसाइड होता है, इन सभी जंक्शंस की वजह से शेप डिसाइड होता है। ओके, और सभी सेल एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। So this is all about epithelial tissue, dear students. And now we are moving towards the second type of the tissue, that is connective tissue. Okay, so in connective tissue, connective मतलब कनेक्शन करवाने का काम करता है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है, it links and supports other tissues or organs. Okay, कनेक्शन का काम करना है उसको। Okay, so it links and supports other tissues and organs. It is most abundant in complex animals. सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर कोई टिश्यू प्रेजेंट है, okay, so that is connective tissue in the higher animals. All connective tissues except blood have fibroblast cells. They secrete fibrous proteins called collagen and elastin. They give strength, elasticity and flexibility to the tissue. तो सभी कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू आप अभी देखेंगे, एंड फ्रॉम दैट ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, अब ब्लड आपको लगेगा ब्लड टिश्यू कैसे हो सकता है, ब्लड इज अ लिक्विड, लेकिन उसके पास सेल्स हैं। ओके, और ये जो सेल्स हैं
ओके, इट इज फॉर्मिंग द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। आप ब्लड को बोलते हैं इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, क्योंकि उसके भी डिफाइनाइट फंक्शंस हैं। तो ब्लड के अलावा जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके पास फाइब्रोब्लास्ट करके एक सेल्स है। ब्लास्ट मतलब ऐसे सेल्स के जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे ब्लास्ट होता है तो क्या होता है, ऐसे ही कुछ मटेरियल है वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसके आगे ही लिखा हुआ होता है, फाइब्रो मतलब फाइबर्स। तो ऐसे सेल्स विच आर सीक्रेटिंग फाइबर्स। ओके, यहाँ पे लिखा है दे सीक्रेट फाइब्रस प्रोटीन। दो तरह के प्रोटीन ज्यादातर ये प्रोड्यूस करते हैं, विच इज नॉन एज कोलाजन एंड इलास्टिन। कोलाजन एंड इलास्टिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है। उसमें कोलाजन के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मैं बताता हूँ। इट इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम। ओके, अगर सभी एनिमल्स का कलेक्टिवली डेटा चेक किया जाए और ऐसा चेक किया जाए कि सभी एनिमल्स में कुल मिला के कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा है। ओके, मतलब इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी के जितने भी प्रोटीन है उसमें से कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा है, मोस्ट एबुंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम, तो वो हो जाएगा कोलाजन। ओके, तो ये नीट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा इलास्टिन आपको यहाँ पे बताया, इन दोनों का कलेक्टिव काम क्या है। इलास्टिन विच इज हैविंग इलास्टिसिटी। ओके, तो जिसको बैंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल मटेरियल है। इन दोनों में से कोलाजन का जो रोल है ना, दैट इज स्पेशली मेन फंक्शन उसका है टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। और इलास्टिन जो उसका मेन फंक्शन है इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और कलेक्टिवली ये दोनों स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यू को प्रोवाइड करते हैं। ओके, the cells also secrete modified polysaccharides which is called matrix, which accumulate between cells and fibers। तो जो cells हैं यहाँ इस particular connective tissue में, they are secreting some polysaccharides also। जैसे fibrous protein तो secrete होता ही होता है, but along with that it is also secreting polysaccharides। saccharide का मतलब होता है sugar। ओके, चैप्टर नंबर 9 में ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, पोली का मतलब मोर देन वन। मतलब ऐसा नहीं कि मोर देन वन शुगर, लेकिन मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूँ। जैसे ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज इट इज अ शुगर। स्टार्च इट इज अ पोलीसैकेराइड। स्टार्च किस में से बना है, तो इट इज मेड अप ऑफ द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का अगर चेन बना दो, जैसे मैं यहाँ पे आपको वर्क करके बताता हूँ ताकि आपको अभी क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ग्लूकोज है ये सभी ग्लूकोज है। दीज आर द ग्लूकोज। अभी मैं अगर इन ग्लूकोज को जोड़ देता हूँ, ओके, बाय सम बॉन्ड्स, जैसे मैंने इसको जोड़ दिया ऐसे, तो ये बन गया पोलीसैकेराइड। समझ में आया? पोलीसैकेराइड का मतलब इट इज अ चेन। पोलीसैकेराइड का मतलब होगा चेन। तो अगर इन सभी ब्लैक डॉट्स जो ग्लूकोज हैं सेपरेट है तो ग्लूकोज है, लेकिन उसको पर्टिकुलरली किसी एक टाइप के बॉन्ड से हमने ज्वाइन कर दिया। वो बॉन्ड कौन से टाइप के है, क्या है, वो आप चैप्टर 9 में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ अभी पॉलीसैकेराइड समझाने के लिए। तो ये सिर्फ अगर अकेला है तो दैट इज सिंपल शुगर, जिसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। लेकिन अगर उसका ऐसा चेन बन गया तो इट इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। तो स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड। ओके, तो ऐसा ही मतलब स्टार्च बनाएगा ऐसा नहीं, ऐसे बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स हैं। ओके, तो ऐसा ही कोई पॉलीसैकेराइड जो है वो यहाँ पे मैट्रिक्स में रिलीज होता है। ओके, तो आप समझ सकते हैं
polysaccharide which accumulate between cells and fibers. अब जो polysaccharide होता है ना, आप घर पे शुगर का थोड़ा लिक्विड बना के देखिए तो क्या होता है, स्टिकी बन जाता है. ओके, स्टिकी बन जाता है, राइट. तो ऐसे ही पॉलीसेकेराइड का भी जो सॉल्यूशन, क्योंकि सॉलिड में नहीं होगा, मैट्रिक्स में है, लिक्विड फॉर्म में होगा, तो वो भी थोड़ा स्टिकी रहेगा, जिसकी विस्कोसिटी होगी थोड़ी ज्यादा, वाटर से ज्यादा विस्कोसिटी होगी. तो वो क्या करता है, ओके, तो जो सेल्स और फाइबर्स के बीच में ये रहता है ना, तो बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, विस्कस नेचर, स्टिकी नेचर, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है टिश्यू में. ओके, फाइन. सो ये काम यहाँ पे पॉलीसेकेराइड का है. मैं आपको उस जो चल रहा है उसके पेरीफेरी में भी जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो भी देता जा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होता रहे. वी आर नॉट सपोज टू मग अप द बुक्स ओनली. नाउ टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. सो जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन is a dense connective tissue, and the third one, that is specialized connective tissue. Now the loose connective tissue is again classified in 2 categories, that is areolar tissue and adipose tissue. Dense connective tissue is still classified in 2 types, that is dense regular and dense irregular connective tissue. Specialized connective tissue is still classified in 3 varieties, that is cartilage, bone and blood. तो इसीलिए मैंने पहले बोला था बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू स्टडी करना है. ओके, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, डेंस रेगुलर, डेंस इररेगुलर, cartilage, bone and blood. So in total there are 7. So connective tissue के 3 major types और उनके सब types total 7. Okay, so all these 7 types we are going to study. Okay, one by one. Now loose connective tissue. What do you mean by loose connective? Connective मतलब connection करने वाला, ये पता चल गया, लेकिन कैसे, तो loose connection. Okay, so from that it is loose connective tissue. So in this cells, कौन से cells हैं इनके पास, फाइब्रोब्लास्ट, पहले ही बोला था, ब्लड के अलावा जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है वहां पे फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस होते हैं. दूसरे भी यहाँ पे सेल्स के नाम दिए गए, मैक्रोफाजिस एंड मास्ट सेल्स आर देयर, एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स. ओके, तो जो सेल्स हैं इस लूज कनेक्टिव टिश्यू के, दैट इज फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाज एंड मास्ट सेल्स. Okay, along with their fibers, okay, they are loosely arranged, and the loose connective tissue is of 2 types, that is areolar and adipose tissue. Okay, areolar and adipose tissue. So we are looking into the detail of adipose and areolar. Come to the areolar tissue first of all. So areolar tissue is present beneath the skin. Skin के ठीक नीचे आपको areolar tissue देखने मिलेगा. Okay, समझाता हूँ पूरा मैं आपको यहाँ पे क्यों ऐसा है. It serves as a support framework of epithelium. Okay, अब आपको क्या समझना है यहाँ पे, तो स्किन जो है, स्किन इज मेड अप ऑफ द मल्टी लेयर्स ऑफ द एपिथेलियम, लेकिन उस स्किन को सपोर्ट देना है. अगर आप स्किन को कोई फ्रेम प्रोवाइड नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं दोगे, तो वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, मसल्स के कांटेक्ट में आ जाएगा, बोन्स के कांटेक्ट में आ जाएगा, राइट. तो स्किन को सपोर्ट देना पड़ेगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल दैट योर स्किन विल हैव some particular shape and appearance, okay, on your body. आपने देखा होगा जब कोई बिल्डिंग बन रहा होता है, एट दैट टाइम जब उसका टेरेस
बिल्डअप करने का टाइम आता है। तो पहले एक फ्रेम बनाया जाता है, ओके, फ्रेम बनाया जाता है और उसके ऊपर फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल को प्लेट किया जाता है, ओके। तो सपोज वो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है, सीमेंटिंग मटेरियल, ओके, दैट इज स्कीन, और जो फ्रेम बनाया है दैट इज एरियोलर टिश्यू। अगर वो फ्रेम वहां पे कंस्ट्रक्शन टाइम पे नहीं होता तो ऑब्वियस है वहां पे वो टेरेस टिक नहीं सकता है। सेम फंक्शन इज प्रोवाइडेड बाय एरियोलर टिश्यू। तो आप यहाँ पे एरियोलर टिश्यू देख सकते हैं, यू कैन सी ओवर हियर, ये जो ग्रीन कलर का सेल आपको दिख रहा है दैट इज फाइब्रोब्लास्ट, और उसमें से आप देखिए ये ब्लू कलर के फाइबर्स बाहर निकल रहे हैं। फिर कौन से फाइबर्स हैं? ये कोलाजन फाइबर, दिस ब्लू कलर फाइबर्स आर कोलाजन फाइबर्स। फिर आप ये अमीबा जैसा एक सेल देख रहे हैं दैट इज मैक्रोफाज, ओके। ये ब्लू कलर का एक पर्पल कलर का एक सेल देख रहे हैं दैट इज मास्ट सेल। हमने बोला 3 तरह के सेल्स होते हैं, और बाकी जो ये ऑरेंज कलर के और रेड कलर के फाइबर्स है दोज आर इलास्टिन फाइबर्स एंड ऑल दिस, राइट। तो बाकी तो समझ में आया कि फाइबर्स हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाला याद करिए तो वहां पे भी क्या होते हैं, मेटल के रोड होते हैं, ओके, और उस रोड का पूरा फ्रेम बनाया जाता है और उसके ऊपर सीमेंटिंग किया जाता है। सो इन द सेम वे यहाँ पे भी ये इतने ही टफ हैं, ओके, फाइब्रोब्लास्ट के जो फाइबर्स हैं वो। लेकिन ये समझ में नहीं आया सपोर्ट देने के लिए मैक्रोफाज और मास्ट सेल का क्या रोल है। तो ऑब्वियसली सपोर्ट देने के लिए मैक्रोफाज और मास्ट सेल का कोई रोल नहीं है। तो अगर रोल नहीं है देन व्हाई नेचर हैव वेस्टेड देम ओवर हियर। तो नेचर ने यहाँ पे उनको वेस्ट नहीं किया है। सी, ये टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन है साइंस में है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन नहीं किया मैक्रोफाज मास्ट सेल वहां पे क्यों है। तो मैक्रोफाज और मास्ट सेल यहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन से बचाने के लिए है। वी नो दैट स्किन इज एक्सपोज्ड डायरेक्टली टू द आउटर एनवायरमेंट। सबसे ज्यादा प्रोन कोई है तो दैट इज स्किन, ओके। तो स्किन से इन्फेक्शन लगने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। कभी वाउंड हो गया या ऐसा कुछ हुआ तो स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले मैक्रोफाज जो है ना, अगर कोई बैक्टीरिया स्किन के थ्रू एंटर हुआ तो मैक्रोफाज इज गोइंग टू फाइट विद दैट बैक्टीरिया। नॉट ओनली बैक्टीरिया, कोई और भी पैथोजन वहां से एंटर हुआ तो मैक्रोफाज इज क्रिएटिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस, ओके। मतलब हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसका सोल्जर है ये मैक्रोफाज। हमारे बॉडी का जो बीएसएफ है उसका सोल्जर है मैक्रोफाज, एंड इट इज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द इन्वेडिंग पैथोजन, और उसको वहीं पे किल कर देगा ताकि आपको इन्फेक्शन ज्यादा ना हो। मास्ट सेल जो है वो भी इसी तरह के सेल्स हैं, लेकिन ये स्पेशल काइंड में एक्टिवेट होते हैं। हमें पता है कि कभी कभी किसी केमिकल की हमें एलर्जी होती है, ओके, स्किन के ऊपर एलर्जी होती है और उसके रैशेस हो जाते हैं, ईचिंग होता है, टिश्यू वहां पे रेड हो जाती है, स्किन रेड हो जाती है वहां पे। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द मास्ट सेल। तो अगर कोई ऐसा इन्वेडिंग पार्टिकल आ गया कि हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट में एग्रेसिव रिस्पॉन्स दे रहा है तो ये मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और वही सेल एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आपको लगेगा कि एलर्जी हो रही है तो वो तो गलत है, एलर्जी गलत है, लेकिन इट इज अलार्मिंग यू। एलर्जी है वो आपको अलार्म करती है कि आपको कोई चीज नुकसान पहुंचा रही है, ओके। और उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं वो मास्ट सेल्स होते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट एरियोलर टिश्यू। आपको सभी तरह के सेल्स के बारे में मैंने बताया। ये मैक्रोफाज और मास्ट सेल आप डिटेल में 12th में वैसे भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि मैक्रोफाज और मास्ट सेल यहाँ पे क्यों दिए हैं। सो इसीलिए मैंने आपको ये अभी बता दिया है। कम टू द सेकंड टाइप ऑफ द टिश्यू विच इज एडिपोज टिश्यू। तो जो एडिपोज टिश्यू है वो भी स्किन के नीचे ही आपको देखने मिलेगी, सीन मेनली बिनीथ द स्किन। अब आप एडिपोज टिश्यू के सेल्स को देखिए, इट इज द रियल इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से लिया हुआ ओरिजिनल फोटोग्राफ है। इट्स सेल्स, इसके सेल्स को बोला जाता है एडिपोसाइट्स, ओके। सो दीज आर द एडिपोसाइट्स, और ये जो एडिपोसाइट्स हैं, ओके, वो स्पेशल हैं।
दे आर स्टोरिंग द फैट्स, ओके, उसमें फैट स्टोर करते हैं और इसीलिए आप देख सकते हैं बहुत हेल्दी लग रहे हैं ये, ओके। वैसे इनकी हेल्थ, एडिपोस टिश्यू की हेल्थ के बारे में बात नहीं करता हूँ, जो फैट लगता है वो हेल्दी नहीं होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन, ओके। लेकिन ये जो एडिपोसाइट्स हैं दे आर स्टोरिंग द फैट्स, ओके। तो टिश्यू, अरे सॉरी, स्किन जो है उसके नीचे फैट स्टोर करने की क्या जरूरत है, ओके। तो इट इज एक्टिंग एज अ रिजर्व फूड, इट इज एक्टिंग एज अ रिजर्व फूड। जब स्टारवेशन होता है, जब मेडिकल ट्रीटमेंट चलती होती है, तब यहाँ से आपको न्यूट्रिशन मिल सकता है। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। तो हम जब कुछ ज्यादा खाते हैं, बहुत लोग अपने रिक्वायरमेंट से ज्यादा डाइट लेते हैं, तो उनका जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जो है दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू फैट, और ये जो फैट है विच इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इनटू द एडिपोसाइट्स, ओके। तो लिमिटेड अमाउंट में इट इज गुड, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में फिर वो आपको इन फ्यूचर डैमेज करने वाला है। तो यू कैन सी ओवर हियर एडिपोस टिश्यू के जो सेल्स है उनका डायग्राम आपको दिखा है, यू कैन सी ये पूरा येलो कलर का एरिया जो है दैट इज फैट स्टोरेज एरिया, और न्यूक्लियस देखिए कहाँ पे चला गया, साइड में ऑन द बाउंड्री, ऑलमोस्ट साइटोप्लाज्म की बाउंड्री जो है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां पे न्यूक्लियस डिस्प्लेस हो चुका है, अदरवाइज एंटायर एरिया हैज बीन कवर्ड बाय फैट, ओके। सो दैट इज अबाउट एडिपोसाइट्स, ओके, एंड एडिपोस टिश्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पे अपना लेक्चर खत्म करेंगे। टुमारो वी विल स्टार्ट विथ डेंस कनेक्टिव tissue, okay। I hope you all are enjoying biology, you are getting my words. If you have any doubts, any queries, you can post on WhatsApp, you can call me. If you have any bigger query, you can directly talk to me, okay, fine. So our aim is to not to make you bookworms, okay, not to make you the mug up kind of the students, but यू मस्ट बिकम थिंकर्स, ओके। क्योंकि नीट में जो सोचते हैं वही पास होते हैं, जो पढ़ते हैं वो नहीं पास होते हैं, ओके। ये अपने दिमाग में याद रखिएगा। सो हैव अ नाइस डे, थैंकिंग यू ऑल।